हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज अपना पहला वीडियो लेने वाला हूँ। ये हिंदी पे वीडियो होगा। हिंदी पे क्यों? इसका एक रीज़न है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी में अगर देखा जाए तो कॉमन सब्जेक्ट कौन है? हिंदी है। और भी अदर्स कॉमन हैं, लेकिन जिसमें हम लोग अभी देख सकते हैं वो क्या है? कॉमन हिंदी है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो 95% नंबर्स आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई करेंगे कि नंबर हम लोग लगभग 95% तक स्कोर करा जाए। क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों ने भी मुझे क्वेरीज भेजी थी और एसएमएस आए थे, मुझे व्हाट्सएप पे आए थे कोचिंग के बच्चों से। तो उन्होंने बोला कि कोई सर ऐसा करिए। तो मेरा ये पहला ऑनलाइन वीडियो है, तो इसमें देखते हैं हम लोग हिंदी लेकर चलेंगे। अगर हिंदी लेकर चलेंगे और अच्छे लेवल से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला वीडियो शूट करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का बेसिक, हिंदी का विकास। हिंदी का विकास में अगर देखा जाए, पहला चैप्टर है हिंदी का विकास। इसमें अगर देखा जाए आपसे तो क्या है ये? हिंदी है क्या? हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है, ठीक है। तो भाषा क्या है कि भाषा को आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं? भाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि सार्थक भावों की अभिव्यक्ति को आप कह सकते हैं कि आपके जो भाव हैं उन्हें अभिव्यक्त करना हो। और भाव कैसे हो? सार्थक, मतलब जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। सार्थक भावों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? कि भाषा कहते हैं, ठीक है। अब सार्थक भावों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं, तो फिर आप भावों को व्यक्त करने के तरीके कितने हो सकते हैं? भावों को व्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं 3। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका सांकेतिक तरीका, और एक हो गया मौखिक, और एक हो गया लिखित। आप कह सकते हैं कि सांकेतिक और मौखिक और लिखित, ये आपके 3 क्या हो गए कि भाषा को व्यक्त करने के तरीके हो गए, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए कि भाषा को व्यक्त करने के तरीके 3 हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से स्थायी अस्थायी कौन से हो सकते हैं? तो आप बात करें कि स्थायी की बात करें तो स्थायी हो सकता है आपका लिखित तरीका। लिखित तरीका आपका कैसा होगा? स्थायी होगा। तरीके हैं, ठीक है। अब ये अस्थायी और स्थायी में आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्हें हम लोग कथित भी बोल देते हैं। इन्हें क्या बोल देते हैं? कथित भी बोल दिया जाता है। किन दोनों को कथित बोल दिया जाता है? सांकेतिक को और मौखिक को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, आगे क्या पढ़ेंगे कि भाषा का शब्द किसका है? तो आपको पता है संस्कृत धातु का शब्द है भाष, उसी से क्या बना हुआ है? भाषा शब्द बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति की, हिंदी भाषा के उत्पत्ति की, किसकी बात करें? हिंदी भाषा। अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। किससे हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, आप कह सकते हैं कि संस्कृत से, ठीक है। हिंदी भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की संस्कृति से उत्पत्ति हुई है, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी बनने में, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी बनने का सफर लगभग 2500 वर्ष का है। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी बनने का सफर कितने का है? 2500 वर्ष का है। अब 2500 वर्ष में हिंदी बनी है संस्कृत से, तो इसमें बहुत से कालखंड आए होंगे। तो अब लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे, उन्हीं कालखंडों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये भी कह सकते हैं कि एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हिंदी का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कहाँ पे मिलता है? हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर आप बात करेंगे हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है, आप ये भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे कि संस्कृत में विकास देखें, तो संस्कृत का विकास किस तरीके से होता है? तो हम लोग संस्कृत का विकास अगर हम लोग संस्कृत के से हिंदी का विकास देखेंगे तो सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत बटी 2 भागों में,
कौन कौन से 2 भागों में बटी लिखेंगे? पहला लिखेंगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। अगर ह्यूमन नेचर जब देखा जाए तो ह्यूमन नेचर हमेशा सरल तरीके को अपनाता है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे सरल था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत सरल था, तो इसलिए लोगों ने इसे अपनाया। अब जब लौकिक संस्कृत में क्या आया? लौकिक संस्कृत में आपका आया जब अपभ्रंश, या आप कह सकते हैं विकृति, तो लौकिक संस्कृत से बना आपका पाली। तो लौकिक संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का विकास हुआ। ठीक है, पाली भाषा का विकास हुआ। अब आप ये कह सकते हैं कि जब संस्कृत का कालक्रम, अगर आप संस्कृत का कालक्रम देखें तो कालक्रम है इसका लगभग 1500 से 500 ईस्वी। ठीक है, 1500 से 500, सॉरी बीसी होगा ये, 1500 से 500 बीसी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो पाली भाषा का कालक्रम होगा वो लगभग होगा 500 बीसी। ठीक है, पाली भाषा का कालक्रम क्या हुआ? 500 बीसी हुआ। ठीक है, फिर पाली में जब विकृति आई तो विकास हुआ प्राकृत भाषा का। जब पाली में विकृति आई तो किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत भाषा का विकास। अब प्राकृत भाषा का विकास हुआ तो प्राकृत का अगर हम कालखंड देखेंगे तो इसका कालखंड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसका कालखंड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये किसका कालखंड है? ये है प्राकृत का कालखंड। जब प्राकृत में क्या हुआ कि विकृति आई या अपभ्रंश हुआ प्राकृत में, तो किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, अब अपभ्रंश में जब विकृति आई, तो विकास हुआ अवहट्ट का। विकास किसका हुआ? अवहट्ट का। अवहट्ट का विकास हुआ। जब अवहट्ट में विकृति आई तो विकास हुआ पुरानी हिंदी का। लोग आज हिंदी कह देते हैं, लेकिन इसे भी हम लोग 2 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं कि अवहट्ट का विकास हुआ पुरानी हिंदी, जो अमीर खुसरो के समय हुई थी। ठीक है, पुरानी हिंदी। ठीक है, पुरानी हिंदी के बाद फिर विकास किसका हुआ? पुरानी हिंदी के बाद विकास हुआ आपका नवीन हिंदी का। नवीन हिंदी का, ये आपका है क्या? हिंदी का विकास। ठीक है, ये हिंदी का विकास है। अब हम लोग अगर इसमें हिंदी के विकास में बात करें तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से पहले क्या हुआ कि संस्कृत भाषा 2 भागों में विभाजित हुई। कौन कौन सी? वैदिक में और लौकिक में। जब लौकिक सरल भाषा थी इसीलिए ह्यूमन ने इसे और आगे बढ़ाया, तो वो जब और विकृत हुई तो क्या हुआ? पाली का। और पाली जब विकृत हुई तो क्या हुआ? प्राकृत। और प्राकृत जब विकृत हुई तो अपभ्रंश। और अपभ्रंश जब विकृत हुई तो अवहट्ट। और अवहट्ट जब विकृत हुई तो पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी खासकर हम लोग किसे कह रहे हैं? जो अमीर खुसरो के समय थी। अमीर खुसरो के समय। ठीक है, पुरानी हिंदी हम लोग किसे कह रहे हैं? जो अमीर खुसरो के समय हुई थी। ठीक है, अब हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हिंदी का ये क्या है? विकास है ये हिंदी का। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब हम लोग पहले बात करेंगे अपभ्रंश पर, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपभ्रंश। वैसे हिंदी में देखा जाए मुख्यतः कितने अपभ्रंश होते हैं? हिंदी में मुख्यतः 7 अपभ्रंश होते हैं। ठीक है, हिंदी में मुख्यतः कितने अपभ्रंश होते हैं? 7। तो हम लोग उन्हीं 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हिंदी में अपभ्रंश। हिंदी में अपभ्रंश देखा जाए तो कितने हैं? 7 हैं। 7 में पहला हम लोग देखेंगे
सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? इसका रीजन है सौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी केंद्रीय हिंदी का विकास हुआ है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अपभ्रंश है कोई तो सौर सैनी है। सौर सैनी के बाद भी कई सारे अपभ्रंश आते हैं, व्राचड़ आता है, खस आता है, मगधी आता है, अर्ध मगधी आता है। वो लोग हम लोग उन अपभ्रंशों को धीमे धीमे पढ़ेंगे। पर अपभ्रंश पे अगर हम लोग बात करें पहले तो सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से भी बात करें तो इसमें किसके विकास हुआ? इससे हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास और राजस्थानी हिंदी का विकास। ठीक है, इससे दो लैंग्वेजेस का विकास हुआ। कौन सा? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश के बाद आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में अगर हम लोग बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ आपकी पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी वही है, वो भाषा है जिसमें बघेली अवधि आती है, आपकी बोलियां आती है ना, वही है कौन सी? पूर्वी हिंदी। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, फिर थर्ड अपभ्रंश हम लोग पढ़ेंगे मागधी अपभ्रंश। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मागधी। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मागधी अपभ्रंश। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बात करें तो इसमें आती है बिहारी हिंदी। इसमें कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। फिर इसके बाद फोर्थ अपभ्रंश की बात करेंगे तो व्राचड़। इसके बाद फोर्थ अपभ्रंश की बात करेंगे तो क्या होगा? व्राचड़। व्राचड़ अपभ्रंश में कौन सी आती है? सिंधी। व्राचड़ में कौन सी आती है? सिंधी। ठीक है, व्राचड़ में सिंधी आती है। और व्राचड़ के बाद अपभ्रंश आता है खस। व्राचड़ के बाद अपभ्रंश आता है खस। व्राचड़ के बाद अपभ्रंश आता है खस। और खस से कौन सी भाषा हुई है उत्पत्ति? उसकी हुई है पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी की अगर आप देखें तो वो किससे हुई है विकास? खस से। खस के बाद आता है आपका पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से अगर देखा जाए तो पैसाची अपभ्रंश से जो विकास होगा आपका वो होगा पंजाबी और लहंदा का। पंजाबी और लहंदा का। पंजाबी और लहंदा का। आप पंजाबी ही लिख सकते हैं, लहंदा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब सातवां पढ़ेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आपका हुआ विकास मराठी और कोंकणी का। मराठी और कोंकणी का। ये हो गया आपके साथ अपभ्रंश। अब हम लोग बात करें पंजाबी और लहंदा। बेसिकली आपको यहाँ पे पंजाबी ही मिलेगा, लहंदा बहुत कम मिलेगा। लहंदा कम मिलने का कारण क्यों है कि जो वर्तमान में लाहौर है वो लाहौर कहाँ पे पड़ता है? जो कि पड़ता है आपके पाकिस्तान में। जो वर्तमान में लाहौर है वो कभी हिस्सा हुआ करता था पंजाब का। तो जो पंजाब में फिर दो हिस्से बनते थे बंगाल की तरह, कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब।
तो जो पश्चिमी पंजाब में भाषा बोली जाती थी वो लहंदा था। वो लहंदा कौन है? लहंदा आप बता सकते हैं एक थोड़ा सा विकृत रूप है किसका? पंजाबी का। और जो वर्तमान पंजाब है जो हमारे भारत में पड़ता है उसमें क्या बोली जाती है? पंजाबी। अब जो पाकिस्तानी पंजाब है जिसे हम लोग लाहौर भी कहते हैं उसमें क्या बोली जाती है? लहंदा बोली जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगला इसी से कंटिन्यू करेंगे। जो उपबोलियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं इन्हीं उपबोलियों में पढ़ेंगे। जो उपभाषाएँ पढ़ी हम लोगों ने इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे उपबोलियाँ। ठीक है, जो कि अगर आप देखा जाए कि इन एग्ज़ामों के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।